प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ से देखने वाले हैं उपसर्ग और प्रत्यय के बीच में अंतर को। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को हमारे द्वारा अपलोड होने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहे। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय के बीच में क्या क्या अंतर है और आप सभी को इसको किस प्रकार से याद कर लेना चाहिए। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि उपसर्ग किसे कहते हैं और प्रत्यय किसे कहते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कभी कभी ऐसा होता है कि उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर के बीच में कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि उपसर्ग किसे कहते हैं ये लिखिए या फिर प्रत्यय किसे कहते हैं ये लिखिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि उपसर्ग किसे कहते हैं। तो देखिएगा, सुनिएगा आप लोग, ऐसे शब्द जो मूल शब्द के आगे आकर जुड़ते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अब प्रत्यय की परिभाषा क्या होगी? ऐसे शब्द जो कि मूल शब्द के पीछे आकर जुड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। अब चलिएगा बिना किसी देर के उपसर्ग और प्रत्यय के बीच में अंतर को देख लेते हैं ताकि आप सभी को ये अच्छे से याद भी हो जाए। तो देखिएगा, सबसे पहला अंतर ये लिखा है, आप सब लोग यहाँ से इसको देख लीजिएगा और इसको याद भी कर लें। क्या लिखा है? उपसर्ग मूल शब्द से पहले लगते हैं। कहाँ पर लगते हैं? उपसर्ग मूल शब्द से पहले लगते हैं, ठीक है। और इधर लिख लेना है प्रत्यय मूल शब्द के बाद में लगते हैं। कहाँ पर लगते हैं? प्रत्यय मूल शब्द के बाद में लगते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह अंतर आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा। अब इसके बाद में अगले अंतर को देखते हैं। तो देखिएगा, अगला अंतर ये लिखा है, मूल शब्द उपसर्ग पर निर्भर करते हैं और प्रत्यय मूल शब्द पर निर्भर होता है। तो इस प्रकार से आप सभी लोग लिख लेंगे इसको, यानी कि प्रत्यय मूल शब्द पर निर्भर होता है या फिर होते हैं कर लीजिएगा, ये ज़्यादा बेहतर होगा, होते हैं। तो इस प्रकार से आप सभी लोग यहाँ से इनको दो अंतरों को याद कर लें। अभी तक मैंने आपको उपसर्ग और प्रत्यय के बीच में दो अंतरों को अच्छे से बता दिया है और आशा करता हूँ कि दोनों के दोनों ही अंतर आप सभी को बहुत अच्छे से याद भी हो गए होंगे। अब इसके बीच में हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इसके अगले अंतर को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा इसका अगला अंतर। आप लोग यहाँ से इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ भी लें। क्या लिखा है? उपसर्ग मूल शब्द को निर्देशित करता है। किसको निर्देशित करता है? उपसर्ग जो होता है ना, मूल शब्द को निर्देशित करता है। यहाँ से आप लोग इसको याद रखिएगा, उपसर्ग मूल शब्द को निर्देशित करता है। और इधर आपका क्या हो जाएगा? प्रत्यय मूल शब्द से निर्देशित होता है। प्रत्यय किससे निर्देशित होता है? प्रत्यय मूल शब्द से निर्देशित होता है। तो इस प्रकार से यहाँ से आप लोग तीन अंतरों को याद कर लेंगे। अभी तक प्यारे विद्यार्थियों मैंने आपको उपसर्ग और प्रत्यय के बीच में तीन अंतरों को बता दिया है और आशा करता हूँ कि तीनों के तीनों ही अंतर आप सभी को बहुत अच्छे से याद भी हो गए होंगे और आप सभी ने वीडियो देखते देखते ही इनको याद भी कर लिया होगा। अब चलिएगा आगे बढ़ते हैं और आगे के अंतरों को देखते हैं। तो देखिएगा, अभी तक मैंने यहाँ से आपको तीन अंतरों को बता दिया और तीनों के तीनों ही अंतर आप सभी को बहुत अच्छे से याद भी हो गए होंगे। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और अगले अंतर को देखते हैं। तो देखिएगा, तीन अंतर तो ये हो गए और आशा करता हूँ कि आपने तीनों अंतरों को अच्छे से याद भी कर लिया होगा। अब देखिएगा, चौथा अंतर ये है आपका, आप सब लोग यहाँ से इसको याद कर लीजिएगा। उपसर्ग जोड़ने पर मूल शब्द का अर्थ बदल सकता है। क्या होता है कि अगर किसी मूल शब्द में उपसर्ग को जोड़ा हमने तो इससे क्या होगा? उपसर्ग जोड़ने से मूल शब्द का अर्थ बदल सकता है। इसको इस प्रकार से आप सब लोग याद कर लेंगे। और इधर आपको लिख लेना है, प्रत्यय जोड़ने पर मूल शब्द का अर्थ उसी के इर्द गिर्द होता है, यानी कि उसी के आसपास इसका अर्थ होता है। तो आशा करता हूं कि अभी तक प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को तीन अंतर जो कि मैंने आपको बताए हैं ये बहुत अच्छे से आपको याद हो गए होंगे। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और अगले अंतर को देखते हैं। अभी तक मैंने आपको यहाँ से चार अंतरों को बता दिया है। अब चार के बाद में हम पाँचवें अंतर को देखते हैं जो कि क्या होगा। तो यहाँ से आप सभी लोग इसको देख लेंगे। पाँचवां अंतर आपका ये हो जाएगा, यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लें। क्या लिखा है? अधिकांश उपसर्गों का अपना स्वतंत्र अर्थ होता है। क्या होता है? अधिकांश उपसर्गों का अपना स्वतंत्र अर्थ होता है। और इधर लिख लेना है, अपवाद स्वरूप ही किसी प्रत्यय का स्वतंत्र अर्थ होता है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों मैंने यहाँ से आपको चारों पांचों अंतर बहुत अच्छे से बता दिए हैं और आप अगर चाहो तो एक ही साथ में इनको नोट भी कर सकते हो पूरा का पूरा। यहाँ से आप लोग इसको एक ही बार में देख ले और पूरा का पूरा नोट भी कर ले जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो ये उपसर्ग और प्रत्यय के बीच में अंतर है। आप सब लोग यहाँ से इसको देख लीजिएगा और अच्छे से इसको याद भी कर लें ताकि आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ सके और आप सभी लोग इसको अच्छे से याद भी कर लेंगे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, यहाँ से मैंने आप सभी को उपसर्ग और प्रत्यय के बीच में अंतर को अच्छे से समझा दिया है। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।